बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है और सबसे ज़रूरी बात क्या है, इसकी इक्वेशन को हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी बर्नौलीज़ इक्वेशन की तरफ। सबसे पहले तो हम उसे डिफ़ाइन करेंगे, उसकी फ़िगर को समझेंगे और फिर उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। जी भाई, ये है हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन। सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन करते हैं। Bernoulli's equation is defined as the sum of static pressure and dynamic pressure of a fluid flowing steadily through a pipe remains constant. This is called Bernoulli's equation. अब जब Bernoulli's equation को ड्राइव करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो है P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे P जो है ये प्रेशर है, रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H हाइट। बिल्कुल इसी तरह ये 1/2 कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट और वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी का स्केयर। इस इक्वेशन में P प्लस रो जी एच ये स्टैटिक प्रेशर है, जबकि 1/2 रो वी स्केयर ये डायनामिक प्रेशर है जो हम फ्लूइड पे अप्लाई करते हैं। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डायग्राम, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस डायग्राम में ये P1 है प्रेशर, फ्लूइड जिस प्रेशर के साथ हमने फ्लूइड को इंटर किया। सबसे पहले इस डायग्राम में ये कि इस डायग्राम के दो पोर्शन है, एक लोअर एंड है ये वाला और एक अपर एंड है ये वाला। अब हम यहाँ पे P1 प्रेशर के साथ किसी फ्लूइड को इंटर करते हैं लोअर एंड में, जिसकी हाइट है H1, जबकि उस फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास है A1 और वो जो फ्लूइड है वो V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह अपर एंड में जो फ्लूइड है वो V2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। P2 प्रेशर हम अप्लाई हो रहा है उस पर और A2 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जबकि अपर एंड की हाइट है H2। जैसा कि आप ये लिखा हुआ है देख सकते हैं कि here H1 is equal to height of pipe at lower end, ये वाला H1 height of lower end, H2 height is equal to height of pipe at upper end, A1 is equal to cross section area at lower end, A2 जो है ये है cross section area at upper end, ये वाला cross sectional area। और P1 अप्लाइंग प्रेशर है जो लोअर एंड पे अप्लाई हो रहा है और P2 फेसिस प्रेशर एट अपर एंड। P2 ये वो प्रेशर है जो अपर एंड को में फ्लूइड फेस कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये नीचे लिखा हुआ है द फ्लूइड ऑक्यूपाई स्पेस x1 एंड मूव्स विद वेलोसिटी v1 एट लोअर एंड। लोअर एंड में जो लिक्विड फ्लो करेगा वो x1 स्पेस ऑक्यूपाइज करेगा और उसकी वेलोसिटी v1 होगी। Similarly, इसी तरह the fluid occupies space x2 and moves with velocity v2 at upper end। इसी तरह upper end में fluid x2 space occupies करेगा और उसकी velocity v2 होगी। अब इस इक्वेशन में s क्या है हमारे पास, s जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है। अब चलते हैं इसकी बर्नौलीज़ इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये आगे एक्सप्लेनेशन में है हमारे पास द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन देन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पे भी वर्क यूज़ होता है तो वहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ करते हैं, लिहाजा हमें वर्क जो है वो आज इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक। अब हम दोबारा बर्नौलीज़ इक्वेशन की डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में हमें तीन तरह के वर्क डन करना पड़ेंगे। एक वर्क डन जो लोअर एंड पे होगा, एक वर्क डन जो अपर एंड में होगा और एक वर्क डन वो जो हमें लोअर एंड से अपर एंड की तरफ जाते हुए अगेंस्ट द ग्रेविटी करना पड़ेगा। इन तीनों वर्क डन को हमने लोअर एंड वाले को नाम W1 का नाम दे दिया, अपर एंड को W2 का नाम दे दिया, जबकि जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ उसे हमने WG का नाम दे दिया।
अब हम निचले स्टेप में वर्क की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। वर्क की डेफिनेशन जैसा कि हमें पता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। लिहाजा वर्क की डेफिनेशन अप्लाई करने से W1 का वर्क डन आ गया F1 डॉट x1, W2 का आ गया F2 प्लस F2 डॉट x2, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी वो आ गया Fg डॉट s। ये s हमारे पास डिस्टेंस है जो फ्लूइड को लोअर एंड से अपर एंड की तरफ जाते हुए करना पड़ा, इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस डॉट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, F1 x1 cos 0 डिग्री, F2 x2 cos 180 डिग्री, Fg s cos 180 डिग्री। अब ये 0 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री ये कैसे आया, अब हम इसे देखते हैं। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है डिस्टेंस भी उसी तरफ ही कवर हो रहा है। चूँकि ये दोनों फोर्सेस एक ही तरफ में लग रही हैं, लिहाजा इनके दरमियान एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। इसी तरह जब हम अपर एंड में चलते हैं तो V2 वेलोसिटी और F2 फोर्स जो हम जो उस पर अप्लाई हो रही है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि दो फोर्सेस जो एक दूसरे के ऑपोजिट हों उनके दरमियान एंगल जो होता है वो 180 का बनता है। बिल्कुल इसी तरह जो वर्क डन फ्लूइड को अगेंस्ट द ग्रेविटी करना पड़ा वो वर्क डन जो होगा उसमें भी एक फोर्स तो ऊपर लग रही है और एक फोर्स नीचे उसे धकेल रही है, लिहाजा इनके दरमियान भी एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा। अब ये वैल्यू cos 0 1 cos 180 cos 180 इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम। cos 180 की वैल्यू होती है -1 और cos 0 की वैल्यू होती है +1। अब नीचे में चलते हैं। एज वी नो डेट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया आई P इज इक्वल टू F/A। अब हमें प्रेशर का फार्मूला पता है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। यहाँ इसी फार्मूले से हम F फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी P डॉट A। इसी तरह SP डिस्टेंस है, XP डिस्टेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि S जो डिस्टेंस होता है वो VT के बराबर होता है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे X आएगा। X इज इक्वल टू V ओवर T के बराबर आ गया। X इज इक्वल टू VT के बराबर आ गया। अब हम फोर्स की वैल्यू और X डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। F1 की जगह आ गया P डॉट A, P1 A1। अब हम चूँकि ये लोअर एंड के लिए लिख रहे हैं लिहाजा ये आ गया V1T माइनस P2 A2 V2T माइनस mg H2 माइनस H1। अब ये H2 माइनस H1 कैसे आया, चूँकि हम वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। वर्क डन जो हम फाइंड करेंगे वो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। अब चूँकि अब डायग्राम में देख सकते हैं कि H2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है जबकि लोअर एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, लिहाजा हम क्रॉस सेक्शन एरिया को फाइंड करने के लिए H2 को H1 से माइनस करेंगे। और ये mg जैसा कि हमें पता है कि वर्क डन अगेंस्ट द जो फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी हम एक्ट करती है उसका फार्मूला mg होता है। यहाँ पे m मास है लिक्विड का और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन में हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताती है कि पाइप के किसी भी हिस्से में उसका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करने से हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करने से a1 v1 हम सारी फिगर्स को a1 v1 के इक्वल लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास p1 a1 v1t माइनस p2 a1 v1t। अब चूंकि ये a2 v2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के जरिए हम इसे a1 v1 लिख लेंगे और ये नीचे एज इट इज ही आ जाएगा।
ये देखिए P1 A1 V1T माइनस P2 A1 V1T माइनस mg H2 माइनस H1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन में से जो इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करने से आई है उसमें से हम A1 V1 और T इसको कॉमन ले लेंगे, तो बाकी हमारे पास बचेगा P1 माइनस P2 माइनस mg H2 माइनस H1। ये इक्वेशन हमारे पास A1 V1 और T को कॉमन लेने से आई। अब जैसा कि हमने दोबारा लिखा था x इज इक्वल टू VT, हम इसे फिर x1 लिख लेंगे A1 x1 P1 माइनस P2 माइनस mg H2 माइनस H1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब निचले स्टेप पे हम चलते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया हमारे पास है A1 और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास x1 इज इक्वल टू वॉल्यूम। A1 x1 इसे हम लिख लेंगे वॉल्यूम के बराबर और ये एज इट इज आ जाएगा नीचे P1। बाकी इक्वेशन हमारे पास एज इट इज ही रहेगी। वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 माइनस mg H2 माइनस H1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वॉल्यूम mg, अब ये mg को इस H2 माइनस H1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी वॉल्यूम P1 माइनस P2 इज माइनस mg H2 प्लस, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, mg H माइनस 1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है अब हम इस वॉल्यूम की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें पता है कि फ्लूइड जो होता है उसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी एज वी नो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज मास ओवर वॉल्यूम। हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला मास ओवर वॉल्यूम होता है, तो हम इस डेंसिटी की इस फार्मूले से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे, जो आ जाएगी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी मास ओवर डेंसिटी, मास ओवर डेंसिटी। ये वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे m ओवर रो, डेंसिटी को चूँकि रो से लिखा जाता है, बाकी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी P1 माइनस P2 माइनस mg H2 प्लस mg H1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। हमें पता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, जैसा कि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। अब चूंकि ये चेंज है और हमें पता है कि चेंज जो होती है वो बड़े में से छोटे की तरफ आती है, लिहाजा हमें ये V2 में से V1 को माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1²। अब हम देख सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास m है, तो हम यहाँ से m को कॉमन ले लेंगे बाई टेकिंग m कॉमन। m को कॉमन लेने से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी 1/2 P1 माइनस P2 माइनस g H2 माइनस mg H m, सॉरी ये m नहीं आएगा क्योंकि हमने m कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू 1/2 V2² माइनस 1/2 V1²। यहाँ पे स्केयर भी आएगा। अब ये लिखने वाले की गलती है कि थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। अब ये नीचे जो रो डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज इट इज की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी P1 माइनस P2 माइनस रो जी H2 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2² माइनस 1/2 रो V1²। यहाँ पे स्केयर भी आएगा, चूंकि ये नीचे भी लिखा हुआ लिहाजा यहाँ पे भी स्केयर आएगा, ये गलती से नहीं लिखा गया। अब ये जो इक्वेशन आई हमारे पास P1 माइनस रो को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करने से, अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। 1 वाली फिगर्स एक तरफ ले आएंगे और 2 वाली फिगर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसे अरेंज करने से हमारे पास आएगी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1² इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2²। अब हम ये जितनी भी
कांस्टेंट वाली फिगर्स हैं, हम इन्हें कांस्टेंट के इक्वल कह देंगे और ये जो रिलेशन होगा इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, द रिलेशन कैन बी रिटन एज पी प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस पूरी जितने यहाँ पे जितने भी फिगर्स हमने उसे कांस्टेंट के इक्वल कह दिया, तो यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन ये जो रिलेशन आएगा ये हमारे पास ये बर्नौलीज इक्वेशन कहलाता है। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, जब बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव किया तो वहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला भी लिखा था, ये बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला है। तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि हमने प्रूफ कर दिया है कि ये बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला ये है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी आसान तरीके से बर्नौलीज इक्वेशन को एक्सप्लेन किया और उम्मीद आइंदा भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।